हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। आज हम हिमाचल की हिस्ट्री के अंदर जनपदों के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल में बहुत सारे छोटे बड़े जनपद रहे हैं। उसमें हम मुख्य रूप से हमारे त्रिगर्त है, औदंबर है, कुल्लूत और कुलिंद, इन जनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जनपदों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, कि जनपद क्या होते हैं, कहाँ से ये बने, कैसे बने। ठीक है, जैसे जन जन यानी लोगों का समूह होता था पहले एक, वो आपस में एक समूह बना लेते थे। ठीक है, जैसे इसमें एक जाति पुरुष के लोग जिसमें रहते थे, फिर उसको जनपद कहा गया। ठीक है, फिर जैसे जनपदों का उदय देखिए कि ये वैदिक युग के अंत में इनका उदय हुआ, यानी कि जब वैदिक युग खत्म होने वाला था। और सही मायनों में ऐसा मानते हैं कि जो संस्कृति का विकास हुआ वो यहीं से हुआ। ठीक है, इन जनपदों के बनने के बाद से हुआ। पहले क्या होते थे, जनपद का कोई निश्चित स्थान नहीं होता था, या कोई ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाया करते थे। ठीक है, क्योंकि देखिए ऋग्वेद में भी इनका क्या है, उल्लेख मिलता है, जनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन उस समय पर क्या था, इनके कोई स्थायी राज्य होने के कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलते थे। तो शायद उस समय तक ये जनपद क्या थे, एक स्थायी रूप से विकसित नहीं हुए होंगे। दार्शनिक काल को राजनीतिक दृष्टि से जनपद का काल कहा जाता है, क्योंकि उनका जनपद का उदय क्या है, इसी काल में हुआ, किसमें, दार्शनिक काल में, ऐसा माना जाता है। और फिर अब देखिए जनपद क्या थे, दो प्रकार के जनपद होते थे। ठीक है, एक है राज और दूसरा गणाधीन। जो जो राज जनपद थे वो केंद्रित होते थे किसी एक व्यक्ति पे। ठीक है, एक राजा होगा उनका। दूसरा था गणाधीन। गणाधीन में क्या, जो प्रभु सत्ता होती थी वो क्या है, पूरे संघ पे, ठीक है, या पूरे गण पे ये निहित रहती थी। फिर उसके बाद देखिए राज जनपदों में कंबोज, गांधार और मद्रादी थे। अगर आप महाभारत देखी होगी, अगर आपने, तो आपने वहां पर गांधार, काम्बोज, मद्र, इन सब के नाम सुने होंगे। ठीक है, जो गणाधीन राज्य संघ थे उसमें क्या था कि एक राज्य जनपदों से अधिक इनकी संख्या थी। ठीक है, ये छोटे छोटे राज्य होते थे। ठीक है, इसमें इनकी संख्या क्या थी, राज्य जनपदों से अधिक होती थी। और उस समय पर क्या हो गया था, इन जनपदों की संख्या 175 तक ये पहुंच चुकी थी। और इन जनपदों के बारे में वर्णन हमें कहाँ मिलता है, ये पुराणों के वन कोशों में। ठीक है, मध्य प्राच्य, उदीच्य, दक्षिण पथ, अपरांत या विंध्य पृष्ठ पर्वत आदि, इन 7 विभागों में जनपदों का उल्लेख मिलता है। और ये जनपद क्या है, पर्णी काल तक अपने पूरे विकास तक ये पहुंच गए थे। पर्णी का काल कब था, 5वीं सदी से ईसा पूर्व का जो काल था वो पर्णी काल। और उन्होंने पश्चिम हिमालय के जनपदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है। और जो इन जनपदों का वर्णन है वो उदीच्य नाम से इन्होंने किया। और इन जनपदों के 2 समूह होते थे, एक था त्रिगर्त। ठीक है, त्रिगर्त कांगड़ा का पुराना नाम है। त्रिगर्त में दिरवा विसार तक, और दूसरा था सिंध से कपीशी कंबोज तक का भाग। फिर जो त्रिवर्त में दिरवा सार तक का प्रदेश था उसमें क्या था, ये त्रिगर्त, बंदिका, युगांधार, कालकूट, भारद्वाज और कुल्लूत जो और कुलिंद आदि ये जनपद इसमें आते थे। किसमें, त्रिगर्त से जो दिरवा सार तक के थे। दूसरा था आयुध जीवी। और ये जो आयुध जीवी संघ होते थे, ये क्या करते थे, ये एक योद्धा होते थे। ठीक है, युद्ध में बहुत पारंगत होते थे और अपनी जीविका के लिए क्या करते थे, ये युद्ध पर ही निर्भर रहते थे। अब देखिए त्रिगर्त। त्रिगर्त कांगड़ा का पुराना नाम है। ठीक है, इसमें क्या है, राबी, ब्यास और सतलुज, इन 3 नदी घाटियों के बीच का जो प्रदेश है वो त्रिगर्त कहलाता है। कहाँ पर थे, राबी, ब्यास और सतलुज, 3 नदी घाटियों के बीच का। और इसका पुराना नाम क्या था, जलंधरायण भी इसको बोलते थे। और राज्य न्यायाधिकरण में इसका उल्लेख मिलता है। और आचार्य हेमचंद्र ने इसका वर्णन करते हुए क्या कहा है, इसको कहा है जलंधरा त्रिगर्तः स्वाहा। तो इससे भी पता चलता है कि इसका नाम क्या, जलंधर भी था। ठीक है, जलंधरायण इसे कहा गया। बृहत संहिता और महाभारत में भी त्रिगर्त का जिक्र आता है। और महाभारत के जो द्रोण पर्व है, अध्याय 282 में त्रिगर्त के राजा, ठीक है, सुशर्म चंद्र और उसके भ्राताओं का वर्णन है। और इनके जो 5 भाई थे वो थे सुशर्म, सुशर्मा, सुरथी, सुधम्मी और सुबाहु। और उसके बाद देखिए अश्वमेधिक पर्व अध्याय 74 में त्रिगर्त के राजा सूर्यवर्मा का नाम मिलता है। और इसी ने क्या, अर्जुन का घोड़ा रोका था। यह त्रिगर्त का जो प्रथम राजा है वो है भूमिचंद्र। और वंशावली के अनुसार 231वें राजा थे सुशर्मा। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए कौरवों के पक्ष में किसने महाभारत का युद्ध लड़ा था।
तो कौन थे वो? सुशर्मा थे, ठीक है। इन्होंने कौरवों के पक्ष में लड़ा था महाभारत का युद्ध। अब देखिए मार्कंडेय और मत्स्य पुराण में क्या है, पर्वतीय प्रदेश इसको कहा गया त्रिगर्त को, और विष्णु पुराण में इसे अदम्बरों और कुलतों के साथ इसका वर्णन मिलता है। और जो राज्य तिरंगिणी है उसमें इसे कश्मीर के नजदीक बताया गया। और मुद्राओं पर जो त्रिगर्त जनपद है वो ब्राह्मी लिपि में इसे लिखा गया है, और दूसरी और की जो लिपि थी इसकी वो खरोष्टी है। और जो इनकी मुद्राएं थी वो कैसी, चौकोर आकार की इनकी मुद्राएं मिली हैं। अब देखिए पणिनि ने त्रिगर्त नामक 6 राज्य संघों का उल्लेख किया है। वो कौन से थे? एक देखिए कंडोरपत, दांडकी, क्रोष्टिकी, जालमन्नी, ब्रह्मागुप्त और जानकी। और उन्होंने उसे क्या कहा? त्रिगर्त षष्ठ इन्हें कहा गया। अब अगला देखिए अदम्बर जनपद। जो अदम्बर जनपद है, ठीक है, अदम्बरों को विश्वामित्र की संतान कहा जाता है। अब अदम्बर विश्वामित्र से किस तरह से ये संबंधित है? देखिए जो कलिका पुराण है उसके अनुसार क्या है। अब देखिए विश्वामित्र की जो माता थी वो भृगु ऋषि के उपदेश पर संतान प्राप्ति की इच्छा से कहा, ठीक है, उन्होंने अपनी तपस्या की अदम्बर वृक्ष के नीचे, ठीक है। उसके परिणाम में क्या हुए? विश्वामित्र पैदा हुआ, और विश्वामित्र की संतानों को ही क्या अदम्बर कहा गया बाद में। और अदम्बरों का वर्णन किसने किया? पणिनि ने, ठीक है, अष्टाध्याय में किया है, और उन्होंने उसे राजन्य वर्ग में इसका वर्णन किया है। और महाभारत में अदम्बरों का नाम भी शामिल है, और महाभारत में क्या है, उत्तर के निवासी ने कहा गया। और विष्णु पुराण में त्रिगर्त और कुलिंद जाति को एक साथ इनका उल्लेख किया गया है। यानी बृहद संहिता में देखिए इन्हें मध्य देश का निवासी बताया गया है। अदम्बर देश को माना जाता है ये कहीं रावी और ब्यास नदियों की ऊपरी घाटियों में ये रहा होगा, और इसकी पुष्टि बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, और वहां पर मिली हुई कुछ मुद्राओं से मिलती है। और जो मुद्राएं हैं, मुद्राओं से ही ज्यादातर जानकारी अदम्बरों के बारे में कहाँ से मिलती है? मुद्राओं से ही मिलती है। और प्रोफेसर जगन्नाथ आदि इन विद्वानों ने क्या है, अदम्बरों को बहुत बड़े क्षेत्र का शासक माना है। उनके अनुसार अदम्बरों का जो क्षेत्र था वो तक्षशिला से लेकर गंगा के मैदान में शाकला, अग्रोदका और रोहितक का जो राजमार्ग था उसके साथ ही फैला हुआ था। जो अदम्बरों ने अपने समृद्ध काल में कई सारी मुद्राएं चलाई। जो अदम्बर थे वो काफी ज्यादा समृद्ध थे, ठीक है, इन्होंने काफी सारी मुद्राएं चलाई, और ये एक बहुत बड़े व्यापारी थे, ठीक है, इन्होंने अपने उद्योग विकसित किए थे। ये भेड़ पालन इनका मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। और जो उनकी ऊन थी, ठीक है, ये बहुत उच्च कोटि की ऊन मानी जाती थी, ठीक है, बढ़िया प्रकार की ऊन तैयार की जाती थी। और जो अदम्बरों का देश अभी मैंने कहा गंगा के मैदान से लेकर, ठीक है, ये मध्य एशिया जाने वाले एक व्यापार मार्ग पर था, ठीक है, और ये वहां पर व्यापार करते थे और बाद में काफी समृद्ध हो गए। और उनकी समृद्धि का पता चलता है बौद्ध ग्रंथ विनय पटक से, ठीक है, विनय पटक एक बौद्ध ग्रंथ है, वहां पर इनकी समृद्धि का वर्णन मिलता है। और इनके जो सिक्के थे प्रमुखता कहाँ पर ये मिले? ठीक है, कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, पठानकोट और होशियारपुर में इनके सिक्के मिले। और इनकी खोजों के कारण अदम्बरों को कांगड़ा, गुरदासपुर और होशियारपुर इन क्षेत्रों का प्राचीन शासक माना जाता है, ठीक है। और इनके सिक्के देखिए, सबसे ज्यादा जानकारी अदम्बरों के बारे में इनके सिक्कों से ही मिलती है, ठीक। और इनके सिक्कों में देखिए एक तरफ क्या होते थे, हाथी, अदम्बर वृक्ष, चक्र, सरफ और प्राकृत भाषा, ब्राह्मी, खरोष्टी लिपियों में शासक के नाम मिलते थे। अदम्बर शब्द और मगधेवस शब्द, ऐसे शब्द अंकित इसमें थे। और दूसरी ओर क्या थे, ऋषि विश्वामित्र का चित्र था, और 3 मंजिला मंदिर मिला, स्वास्तिक चिन्ह और त्रिशूल, नंदी यानी मतलब किसी बैल का चित्र मिलता था जिसे नंदी से संबोधित किया जाता है, ठीक है, ये नंदी इसमें अंकित थे। और ये मुद्राएं देखिए 3 प्रकार की मुद्राएं इसमें मिली। पहले प्रकार की मुद्रा में कैसे, वर्गाकार तांबे के सिक्के मिले, ठीक है, जो पूरी तरह से भारतीय शैली में बने हुए थे, और ये सबसे पुराने जो सिक्के माने जाते हैं, ठीक है। और कई विद्वानों ने इन्हें क्या कहा है, ये ईसा पहले की शताब्दी के सिक्के ने कहा गया। और इस प्रकार की मुद्रा पर ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों ही लिपियों में अदम्बरों के नाम मिलते हैं। और इन पर शिवदास, रुद्रदास, महादेव और घराघोष 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। मुख्य रूप से इसमें क्या है, शिवदास और रुद्रदास इसमें मुख्य रूप से मिलते हैं। दूसरे प्रकार की मुद्राएं देखिए चांदी की होती थी, और इनके ऊपर कुछ खरगोश की आकृति के चिन्ह मिलते थे, जिससे क्या पता चलता था कि ये अदम्बर गण की ही मुद्रा है।
और इन मुद्राओं के एक और तो मनुष्य की आकृति मिलती है, जिसके कंधे पर क्या है, संभवतः बाघ का चमड़ा रहा हो और शिव की मूर्ति हो। इससे पता चलता है शिव भगवान को मानते थे। और साथ ही इसमें खरोष्टी में लिखा था महदेवस राजोधर घोषस और दम्बरिस। उसके बाद जो तीसरे प्रकार की मुद्रा इसमें मिली वो कैसी, गोल तांबे की मुद्राएं थी। और ऐसा माना जाता है ये मुद्राएं उन शासकों ने चलाई जिनके नाम के लास्ट में क्या था, मित्र लगा हो, जैसे आर्य मित्र, अजय मित्र, मही मित्र, भानु मित्र या महाभूति मित्र। और इन मुद्राओं पर ठीक है कैसे मिले, घेरे में वृक्ष, हाथी, त्रिशूल आदि इनके चिन्ह मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अदम्बरों की ही मुद्राएं हैं। फिर खरोष्टी और ब्राह्मण लिपियों में इसमें राजाओं के नाम भी लिखे मिलते हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में 3 शासकों मही मित्र, भानु मित्र और महाभूति मित्र, इनकी मुद्राएं मिलती हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा जो तीसरे प्रकार की मुद्राएं थी उसमें मही मित्र, भानु मित्र और महाभूति मित्र की मुद्राएं। ये इन शासकों की मुद्राएं आज भी कहाँ है, ब्रिटिश संग्रहालय में। और ये मुद्राएं कहाँ, होशियारपुर पंजाब से मिली और ये पहली सदी की मुद्राएं थी। ठीक है, फिर है तीसरा जनपद है कुल्लू जनपद। त्रिगर्त या जालंधर के साथ लगता हुआ जनपद है कुल्लू जनपद। और ये जनपद कहाँ फैला, ब्यास नदी की ऊपरी घाटियों में ये फैला हुआ। और इस जनपद के एक और तो अदम्बर का देश था और दूसरी ओर कुलिंद जनपद इसमें था। और कुल्लू जनपद में क्या आता है, आज के जालंधर शहर वर्तमान कुल्लू तक का जो स्थान है वो कुल्लूत जनपद के अंदर आता था। जो कुल्लूत जनपद का वर्णन हमें महाभारत, रामायण, बृहत संहिता, मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। और इनमें क्या है, कुल्लूत को उत्तर दिशा में बताया गया। कश्मीर और त्रिगर्त को छोड़कर कुल्लूत सबसे प्राचीन राज्य था। मुद्रा राक्षस देखिए ग्रंथ है, ठीक है, रघुवंशम का लिखा हुआ ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। इससे पता चलता है कि कुल्लू के जो राजा थे, राजा चित्रवर्मा, इन्होंने क्या, चंद्रगुप्त मौर्य का इन्होंने विरोध किया था। ये यहाँ पर एक बात याद रखना, जो पर्वतीय राजा थे, पर्वतीय राजाओं में सिर्फ कुल्लूत के राजा, राजा चित्रवर्मा और कश्मीर के राजा पुष्कराज, ये 2 राजा थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया था। और कुल्लू के बारे में सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है एक मुद्रा के ऊपर लिखा हुआ राजन कुलुतस्य वीर्यस्य। ठीक है, इसमें जो वीर्यश थे ये कुल्लू के राजा थे। हमने हिमाचल हिस्ट्री की जो पहली वीडियो की थी उसमें जब हम कॉइन की बात करते उसमें मैंने कहा था जो ओल्डेस्ट कॉइन मिला है वो मिला है राजा वीर्यश के द्वारा चलाया गया। ठीक है, पहली सदी का जो राजा वीर्यश है, वीर्यश की मुद्रा पर संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लेख मिलते हैं और उसमें खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ प्राकृत राणा शब्द का भी उल्लेख मिलता है। अब आते हैं कुलिंद। कुलिंद जनपद कहाँ पर है, ब्यास नदी के ऊपरी भाग से लेकर यमुना नदी तक जो वो हिमालय फैला हुआ है उस पर्वतीय प्रदेश को कहते हैं कुलिंद। और इसके पश्चिम में त्रिगर्त और कुल्लूत जनपद थे। और इस जनजाति के पहाड़ी जनजाति होने के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, विष्णु पुराण में मिलते हैं। और विष्णु पुराण में उन्हें क्या कहा गया, कुलिंदोपत्यका कहा गया, अर्थात जो पर्वतीय घाटियों में रहने वाले थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो कुल्लू के कुनैत थे उनको कुलिंदों का वंशज माना है। ठीक है, और कुल्लू के साथ लगते हुए किन्नौर, मंडी, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में भी जो कुनैत जाति के लोग हैं वो आज भी रह रहे हैं। और जो कुनैत थे वो 2 श्रेणियों में बंटे हुए थे, खशिया और राव। कुछ विद्वान चीनी यात्री हवेनसांग के द्वारा उल्लेखित सुग्न और सूद लोगों को कुलिंद मानते हैं। ब्राह्महीर के द्वारा रचित बृहत संहिता में ठीक है कुलिंदों को क्या कहा गया, कुलिंददान गण भगवान, और इसमें उसको एक श्रेष्ठ गणराज्य का पोषक माना गया। यूनानी विद्वान टोलमी, ठीक है, कई जगह तोलमी होगा, ठीक है, टोलमी ने उनका उल्लेख किया, उन्होंने उस क्षेत्र को कुलिंद्रेने कहा गया है। कई जगह कुलिंद्राणी होगा, ठीक है, कुलिंद्राणी या कुलिंद्रेने कहा उस क्षेत्र को जहां से ब्यास, सतलुज और यमुना नदी निकलती हैं। फिर मार्कंडेय पुराण में उनको कौलिंद कहा गया है। अब कुलिंदों से संबंधित कुछ सिक्कों से उनके बारे में पता चलता है और इनके जो सिक्के हैं ठीक है वो मिले हैं कांगड़ा से लेकर अंबाला, सहारनपुर तथा कुमाऊं तक के क्षेत्र में इनके सिक्के मिले हैं। इसमें भी देखिए जो पहली श्रेणी के सिक्के हैं उसमें ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में राणा कुनिंदास महाराजस लिखा गया है। और कुलिंदों के कुछ सिक्के मिले हैं, ठीक है, ये मिले हैं हमीरपुर जिला के मेवा टप्पा गांव में, जिसमें क्या है 54 सिक्के चांदी के और
21 यूनानी सिक्के मिले हैं, और जो 30 यूनानी सिक्के हैं, ठीक है, वो मिले ज्वालामुखी से। और उसके साथ ही कुलिंदों के 3 चांदी के सिक्के मिले हैं। और कुलिंदों के सिक्कों को 2 श्रेणी में बांटा गया, एक को अमोघ भूति सिक्के कहा गया और दूसरे को छत्रोश्वरी सिक्के। और उन सिक्कों पर क्या बना था? दूसरी तरफ में एक लक्ष्मी की मूर्ति और एक मृग और एक वृक्ष, ठीक है, इनके चिन्ह इस पे अंकित किए गए थे। अब जो दूसरी श्रेणी के सिक्के थे उसमें एक तरफ लिख रखा था कि भगवतो छत्रेश्वर महात्मना, ये लिखा था ब्रह्मा लिपि में, और उसके बीच में त्रिशूलधारी जटाजूट शिव की एक मूर्ति अंकित है। और दूसरी ओर पे क्या है? मृग स्वास्तिक चिन्ह और एक वृक्ष और एक बिंदिया का वृत्त चित्र इसमें बना हुआ है। और कुलिंदों के जो है दूसरी सदी ईस्वी के बाद के कोई भी सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि उसके बाद उनका जो राज्य वो समाप्त हो गया है, ठीक है। और इसमें जो इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के प्रशस्ति स्तूप हैं, ठीक है, जो कि शायद 350 सन ईस्वी के आसपास स्थापित हुए माने जाते हैं, इसमें कुलिंदों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। फिर जिससे ये लगता है कि जो कुलिंदों का शासन है वहां पर ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। तो ये थे हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट जनपद जिसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिमाचल की हिस्ट्री को पूरा टॉपिक वाइज करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहें।